नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार और फिल्म समीक्षक, जैसा कि आपने देखा होगा कि फिल्म समीक्षक तो होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक पत्रकार ये शायद बहुत कम सुना होगा। और वो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी देश की संस्कृति के बारे में लिखना। अजीत राय साहब करीब 50 देशों के फिल्म फेस्टिवलों में वर्षों से जा रहे हैं और वहाँ की फिल्मों की जो समीक्षाएं तो करते हैं, उस देश की संस्कृति और साहित्यिक भी जो उसकी जो विरासत है, धरोहर है, उसके बारे में भी वो लेखन जो करते हैं और हम उनको नियमित रूप से पढ़ते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं, जैसे नोबल होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल ने जो सर्वश्रेष्ठ समीक्षकों को जो सम्मानित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसमें कांस फिल्म फेस्टिवल ने अजीत जी को भी अब आमंत्रित किया है और अपनी जूरी में भी रखा है। ऐसे ही नोबल पुरस्कार में भी अजीत राय जी को वहाँ पर आमंत्रित किया है। हिंदी सिनेमा और हिंदी पत्रकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भी पीआरओशिप में बहुत व्यस्त रहा हूँ। 15 साल पहले मेरे पास बहुत काम थे। टीवी इंडस्ट्री 80% मेरे पास थी पीआर के लिए, और मैंने करीब देश के सारे ही पत्रकारों के संपर्क में रहा। दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। लेकिन अजीत राय जी जैसी पत्रकारिता वाकई मैंने नहीं देखी, और शायद यहाँ भी लोगों ने नहीं देखा है जिस तरह से अजीत राय जी का जो काम है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और हमने उनको मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में के लिए भी आमंत्रित किया है, जो 8, 9, 10 जनवरी को मुंबई में होने वाला है। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार। धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय आपने निकाला। तो पहले जो आपकी बॉलीवुड की दुनिया, अभी लंदन में आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है और हिंदुजा ब्रदर्स और अक्षय कुमार जी भी थे। तो बॉलीवुड की दुनिया जो पुस्तक है, क्या है, थोड़ा उसका संक्षिप्त में बताएं। देखिए, ये बॉलीवुड की बुनियाद एक ऐसी किताब है जो हमें हिंदी की 1200 हिंदी फिल्मों की ग्लोबल कल्चरल जर्नी पर ले जाती है। कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे लंदन में आज बहुत सारी हिंदी फिल्में लगती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की और कब हुई। तो ये 1964 में जब संगम आई थी, तो उसके बाद हिंदुजा ब्रदर्स ने की लंदन में। टोटरम कोर्ट रोड में स्काला थिएटर था और उसमें वो तब तक संगम वर्ल्ड वाइड सुपरहिट हिंदुजा कर चुके थे उसको। इसका अंदाज़ा ये लगाइए कि जब मैं ईरान गया और ईरान की उन गलियों में जहाँ थिएटर, सिंगल थिएटर हुआ करते थे उस ज़माने में, मतलब ये बात 1954 54-55 की है, और ठीक 54-55 ही वो साल था जब एशियाई सिनेमा विश्व सिनेमा पर थोड़ा रूल कर रहा था उस समय। इसके 3 बड़े मास्टर थे। एक तो सत्यजीत रे थे हमारे हिंदुस्तान के, जिनकी फिल्म पाथेर पांचाली कान फेस्टिवल में पाम द'ओर जीती। उसके बाद एक अकीरा कुरोसावा थे जापान में, जिनकी फिल्म 7 समुराई ने वर्ल्ड में काफ़ी शोहरत बटोरी। और मोहसिन मकबल बफ थे ईरान में, और आगे तो ये सब लोग अपना काम कर रहे थे। तो उस समय एशियाई सिनेमा पर ध्यान गया था पहली बार इतने बड़े लेवल पर। उसी समय हिंदुजाज ने सोचा, ईरान में इन लोगों का बिजनेस था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदी सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दूसरे देशों में ले जाएं और हमारे जो हिंदुस्तानी एम्प्लॉई हैं उनका मनोरंजन हो। तो इन्होंने श्री 420 से शुरुआत की, राज कपूर को ले गए और कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन ईरान में आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाफिज़ थिएटर उसका नाम था सिनेमा हॉल का, वहाँ संगम बॉक्स ऑफिस पर 3 साल हाउसफुल चली। ये चमत्कार हुआ। और यही नहीं, इजिप्ट में जो सरकारी थिएटर था, जहाँ इजिप्ट गवर्नमेंट, मिस्र की सरकार के सहयोग से इन्होंने संगम रिलीज की, वो साल भर चली हाउसफुल बॉक्स ऑफिस पर। फिर लेबनान में, जॉर्डन में, सीरिया में, उसके अलावा और भी जो दूसरे थाईलैंड, इजराइल, तुर्की और ग्रीस, इन सब जगहों पर। तो ये किताब उस हिस्ट्री के बारे में है कि कैसे जिसको हम भारतीय हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं, वो हिंदी सिनेमा की वैश्विक पहचान का भी स्वर्ण युग बना। 54-55 से लेकर 84-85 तक, यानी कि राज कपूर के श्री 420 से लेकर अमिताभ बच्चन की कूली और नसीब तक, ये एक जर्नी थी। तो ये किताब उसी के बारे में है और उसकी कहानियां हैं। जी।
एक जर्नलिस्ट की आंखों से, जैसे संजय ने महाभारत दिखाया जी धृतराष्ट्र को, जी उसी तरह मैंने एक जर्नलिस्ट के रूप में अपनी आंखों से ये 20 साल की एक स्वर्णिम यात्रा को दिखाने की कोशिश, ये वो किताब है। आप 50 देशों से अधिक की यात्रा कर चुके हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप फेस्टिवल में जाते हैं, तो ये जो विदेशों में जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से अलग अलग देशों की किस फेस्टिवल्स की क्या विशेषता है, उसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसके बारे में थोड़ा सा। इसको संक्षेप में ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया का जो पहला सबसे बड़ा फिल्म समारोह हुआ वो 1936 में वेनिस में शुरू हुआ, इटली में। इटली की सरकार ने उसको महत्व दिया, शुरू किया, और वो पहला ही साल था 1936 जिसमें भारत की एक फिल्म, हमारी एक फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीत गई। वो फिल्म थी मराठी की संत तुकाराम। आप सोचिए कि हमारी विश्व में जितने भी बड़े फेस्टिवल्स हैं उसमें हमारी शुरुआत कितनी गौरवशाली है, भारतीय सिनेमा की शुरुआत। और 1936 के बाद फिर फ्रांस के शिक्षा मंत्री को लगा कि इटली जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू करना है। तो उसने 1939 में एक कान फिल्म फेस्टिवल की बुनियाद रखी, लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और 45 तक सारी दुनिया युद्ध में रही। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो कान, एक पेरिस से थोड़ा सा 5 घंटे लगते हैं ट्रेन से, और आप हवाई जहाज़ से नीस जाएं तो 1 घंटा लगता है। तो एक गांव है छोटा सा समुद्र के किनारे जिसको फ्रेंच रिविएरा कहते हैं, तो बहुत सुंदर इलाका है। तो उस गांव में कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई, किसी बड़े शहर महानगर में नहीं की गई। तो वो आज कान फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे ताकतवर, पैसे वाला, कलात्मक ऊंचाई वाला और सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल बन गया है। दुनिया का बड़ा से बड़ा हॉलीवुड हो या चाहे यूरोपियन सिनेमा का बड़ा फिल्मकार हो, उसकी हसरत होती है कि वो कान फिल्म फेस्टिवल में जाए। वो बड़ा बन गया। तो 46 में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म मिला? वो थी हमारी हिंदी फिल्म। पिछले 70 सालों में वो पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी जिसको अवार्ड मिला कान में। उस फिल्म का नाम था नीचा नगर, उसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद, पहले ही कान फिल्म फेस्टिवल में। तो आप देखिए वेनिस में भी हमारी फिल्म जीतती है और कान में फिल्म जीतती है। बाद में उसके बाद थोड़ा सा गैप आता है और अगला फिल्म फेस्टिवल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये 3 ही फेस्टिवल हैं जो दुनिया में सिनेमा की किस्मत का फैसला करते हैं। क्या बात। और इसके मतलब को समझना होगा कि यदि आपकी फिल्म उसके कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई तो उसका असर क्या पड़ता है आप पर। जी। इसके 2-3 उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। और बाद के 2 फेस्टिवल इसके बाद इधर चर्चा में हैं। एक तो सनडांस है, अमेरिका में होता है। सनडांस की खासियत यह है कि इसने दुनिया भर से यंग टैलेंट्स को प्रमोट किया। क्या बात। तो आज वर्ल्ड में जो 200-400 बड़े फिल्मकार दिखाई देते हैं हमें, वो सनडांस की बदौलत दिखाई देते हैं। क्योंकि जवानी में पहली फिल्म जब कोई उनको जानता नहीं था, उसकी प्रतिभा को पहचानना और उसको क्यूरेट करना वो सनडांस करता था, जिसमें पाउलो सोरेंटिनो से लेकर और हमारे देश के सौनक सेन तक शामिल हैं। जी। तो ये सनडांस है। अगला फेस्टिवल है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो साउथ कोरिया में होता है। जी। तो ये जो फेस्टिवल है, बाद में कुछ हिंदुस्तानी और कुछ कनाडा के लोगों ने, ईरान वगैरह में, ये बाद में। अच्छा, ये ईरान का फेस्टिवल वर्ल्ड में कोई इम्पैक्ट नहीं करता बहुत बड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपका पढ़ा था 7 दिन की यात्रा पे थे। नहीं, वो तो अहमदीनेजाद जब ईरान के प्रेसिडेंट थे तो हम लोग गए थे और उन्होंने बुलाया था मुझे। उनको बेसिकली ये चाहिए था कि कैसे हॉलीवुड सिनेमा एशियन आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहा है, तो उनको कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल चाहिए थे जो अमेरिका के खिलाफ कुछ भाषण दे सके। हालांकि मैंने उसमें प्रस्ताव बदलवाया था। मैंने कौन-सा फेस्टिवल था? ये न्यू हॉरिजन फिल्म फेस्टिवल था 2012 में ईरान में। फिर ईरान से हम लोगों के रिश्ते बने और काफ़ी सब हुआ। लेकिन उनको भी हमें बताने की ज़रूरत थी कि जो अमेरिका का सिनेमा और वहाँ की जनता है वो एक चीज़ है और वहाँ की सरकार जो है वो दूसरी चीज़ है। तो आप सरकार का विरोध कर सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान क्या कर रहा है, लेकिन आप पूरी अमेरिकी जनता को दुश्मन थोड़े मान सकते हैं। क्या बात। ठीक उसी तरह जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे देश की जनता एक दूसरे को मोहब्बत करती है। मैं तो लाहौर 3 बार गया हूँ और मैं तो वहाँ से भाव विह्वल होकर लौटा हूँ। तो ये
उसमें तो 5 ये बड़े फेस्टिवल हैं दुनिया के जो सिनेमा की तकदीर डिसाइड करते हैं। तकदीर कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कैन फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई, मान लीजिए, दुर्भाग्य से 1994 आखिरी साल था जब कोई हिंदुस्तानी फिल्म कैन में ऑफिशियल सिलेक्शन में थी कंपटीशन। उसके बाद से हमारी कोई फिल्म वहाँ ऑफिशियल सिलेक्शन में नहीं है। ये जो आपके मुंबई के लोग और बाहर के लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। जैसे उसमें एक क्या होता है, कैन एक शहर है, जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे समझिए कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ऑक्सफोर्ड जहाँ यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड शहर में यूनिवर्सिटी है। तो अब मान लीजिए ऑक्सफोर्ड शहर में कोई किराए के तंबू में 2 तंबू लगाकर एक ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल खोल दे, तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तो हिस्सा नहीं मानेंगे ना उसको। उसी तरह कान फिल्म फेस्टिवल के वो पूरा 5 किलोमीटर के रेडियंस में कहीं वो किराए के 5 सीटर 8 सीटर हॉल में कोई अपनी फिल्म ले जाकर दिखा दे पैसे देकर, तो उसको आप कान फिल्म फेस्टिवल तो नहीं मानेंगे। कान फिल्म फेस्टिवल वही होता है जो ग्रैंड थिएटर लूमियर्स, उसके बाद डेबुसी थिएटर, उसके बाद उसके बुनुएल और आंद्रे बाजा थिएटर और एक एंगियस वारदा का थिएटर और 5-6 थिएटर हैं और मेन ऑफिशियल सेक्शन में तो होना एक तो चाहिए। आमिर खान ने जो किया था वो तो प्रॉपर किया था कि नहीं, कहीं नहीं किया। नहीं किया था, इसी तंबू वाला ही किया था। हाँ, पूरा। अभी जैसे कि अभी RR इस बार आपके अभी RR अपने पैसों से जा रही है वहाँ पर। हाँ, भारत सरकार ने दूसरी नहीं, फिल्म आमिर खान का वो ऑस्कर का मामला था, वो ऑस्कर का, sorry। वो सेलेक्ट हुई थी 5 में। सॉरी, हाँ। तो ऑस्कर में तो अभी तक हिंदुस्तान की 4 ही फिल्म सेलेक्ट ही हुई है इतने सालों में। जी। ये तो 93 या 94 साल ऑस्कर को होने जा रहे हैं, 95 साल, उसमें तो हुई ही थी। जी। एक ये हुई थी मदर इंडिया, एक हुई थी गरम हवा, एक हुई थी लगान, जी। और एक आध और कोई हुई होगी बस। जी। तो फायदा ऑस्कर से ज्यादा है कान फेस्टिवल। यहाँ जैसे गिरीश कासरवली और अडूर गोपालाकृष्णन, गौतम घोष और हमारे देश के बड़े बड़े वो फिल्मकार जिनके कारण हिंदुस्तान की इज्जत बाहर के देशों में बनी हुई है, उनका कहना है कि एकेडमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये फेस्टिवल है, कान, बर्लिन और वेनिस। कान मार्केट का फेस्टिवल है, बहुत जैसे बड़ा। कि अनुराग कश्यप, हाँ। यहाँ पर उनका सिनेमा शायद इतना ज़्यादा नहीं होता है या रिलीज भी नहीं हो पाती, लेकिन फेस्टिवल्स में उनकी फिल्में दिखाई जाती नहीं, उनकी फिल्में यूरोप में रिलीज होती है, फ्रांस और इटली के बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर तो ऐसा क्या सिनेमा है उनका जो वहाँ पसंद किया, फेस्टिवल में पसंद किया जाता है? वो एस्थेटिक्स का संकट है और मामला है। जैसे हमारा जो भारतीय एस्थेटिक्स है सिनेमा और कलाओं का, वो सत्यम शिवम सुंदरम का एस्थेटिक्स है। तो हम डिस्गस्ट को और वायलेंस को, माने विभत्स रस को और हिंसा रस को हम बहुत ज़्यादा नहीं माने उसका मजा ले सकते। तो यूरोप तो उससे आगे चला गया ना, यूरोप का सिनेमा हमसे 100 साल आगे की चीज़ है। जी। तो अनुराग कश्यप का सिनेमा उन दर्शकों के लिए, वो खास दर्शकों के लिए है जो एक उस स्तर पर सिनेमा का आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये फेस्टिवल में फिल्में बिकती हैं सर? वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि कान, बर्लिन, वेनिस के कंपटीशन में आपकी फिल्म चली गई तो रातों रात आपके इंटरनेशनल राइट्स बिक जाते हैं और उससे इतना ज़्यादा पैसा आपको आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा 100 रुपया उनका 1 रुपया होता है ना। तो पैसा जब डॉलर और पाउंड और यूरो में आता है तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं कि अभी 2 हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हिंदुस्तान के, इधर डॉक्यूमेंट्री में हिंदुस्तान के लोगों ने काफ़ी कमाल किया है। तो एक सबसे पहले थे जो जिनका नाम था अमित दत्ता। तो अमित दत्ता ने आर्ट और एस्थेटिक्स की एक्सट्रीम ऊंचाई वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैंने आमतौर पर उनकी डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने चरित्र में इतनी स्लो होगी, इतनी कलात्मक होगी कि जब तक आप उस रुचि के ना हो तब तक अमित दत्ता की डॉक्यूमेंट्री आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह 2 लोग अभी उभरे हैं। एक है राहुल जैन। राहुल जैन की दिल्ली के पॉल्यूशन पर एक डॉक्यूमेंट्री है, इनविजिबल डेमन्स। मैंने जब उस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो मैं दिल्ली में 30 साल से रह रहा हूँ, दिल्ली की इतनी भयानक और इतनी अलग छवियां मैंने सिनेमा में पहली बार जिंदगी में देखी थी जो इनविजिबल डेमन्स में दिखाई गई हैं। मैंने तो कूड़े का वो पहाड़ भी नहीं देखा था पहले। हम कहाँ देखते हैं, हम तो घर से साउथ दिल्ली में रहते हैं, मंडी हाउस जाते हैं, प्रेस क्लब जाते हैं, लौट आते हैं। लेकिन राहुल जैन ने और उसके डीओपी का तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि उसने जिस तरह से कमाल किया है उस फिल्म में। तो उसको कैन फिल्म फेस्टिवल के ऑफिशियल सिलेक्शन में लास्ट ईयर शामिल किया गया था।
इन्वायरमेंट का एक सेक्शन उन्होंने चालू किया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया के लिए इन्वायरमेंट एक बड़ा मुद्दा है। जी। और राहुल जैन को उसी डॉक्यूमेंट्री की बदौलत जर्मनी ने रेजिडेंट परमिट दे दिया। आज राहुल जैन बर्लिन में रह रहे हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स और फिल्मी प्रपोजल्स की भरमार है। एक डॉक्यूमेंट्री से, जो कि कान में सेलेक्ट हुई थी। क्या दूसरा उदाहरण देखिए, ये है सौनक सेन। ये चील पक्षी होते हैं। चील पक्षी के संरक्षण पर 2 मुस्लिम लोगों ने वहाँ दिल्ली में एक NGO शुरू किया और धीरे धीरे करते करते उन्होंने ब्लैक काइट को इतना बड़ा हाउस बना दिया। और उन्होंने पहली बार कहा कि एक चील इतना टन कूड़ा खा जाती है, तो यदि आपको कूड़ा निपटारा करना है तो चीलों को मत मारिए, चीलों को जिंदा रहने दीजिए। उस फिल्म का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स को सनडांस फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवार्ड मिला और इस साल कान में उसको सौनक सेन को इंट्रोड्यूस करने कान फेस्टिवल का डायरेक्टर आया था स्टेज पर, थियरी फ्रेमो, और उसको वहाँ भी कई अवार्ड मिले तरह तरह के। तो इन 2 लोगों को, उसके पास इतने प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि सिनेमा पैसे से बनता है ना। आप पैसा लगाते हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन यदि वो पैसा वापस नहीं आएगा तो दूसरी फिल्म नहीं बनाएंगे, या दूसरी फिल्म बनाने के लिए और पैसा चाहिए। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपको इस तरह से सपोर्ट करते हैं। उसी तरह रोटरडम का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। जैसे एक लड़का था मराठी का, जिसकी फिल्म थी कोर्ट, चेतन तम्हाड़े। कोर्ट को वेनिस फिल्म फेस्टिवल ने बहुत प्रमोट किया। वेनिस में कोर्ट को 2 अवार्ड मिले। बाद में उसको रोटरडम फिल्म फेस्टिवल ने ग्रांट दिया। उस ग्रांट के बल पर उसने एक क्लासिकल म्यूजिक पर फिल्म बनाई, फीचर फिल्म, जिसका नाम है द डिसाइपल, चेतन तम्हाड़े की फिल्म। और उसने जिस तरह से मुंबई, पुणे और यहाँ की क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया को, हम तो जानते भी नहीं थे कि इस तरह की क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया है, और फीचर फिल्म में उसको ले आना, तो उन लोगों को इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिलता है। एक अगला नाम मैं बताऊंगा आपको, गुरिंदर सिंह, मणिकौल का शिष्य है, FTI का प्रोडक्ट है। गुरिंदर सिंह की पहली फिल्म जो यहाँ थी वो थी अन्ना घोड़े दादान। ये ज्ञानपीठ अवार्ड विनर राइटर थे पंजाबी के गुरदयाल सिंह, उनकी रचना पर थी। उसको गोवा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। उसके बाद उसकी दूसरी फिल्म कान के ऑफिशियल सिलेक्शन में गई 2015 में। उसका नाम था चौथी कूट, पंजाबी में, अंग्रेजी में 4th डायरेक्शन, जो इंदिरा गांधी की हत्या और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बरियाम सिंह संधू की 2 कहानियों पर बनाई थी। वो केवल लिटरेचर में फिल्में बनाता है गुरविंदर सिंह। आज गुरविंदर सिंह के पास इतना काम है कि उसको हिंदुस्तान आने की जरूरत ही नहीं है। ये जैसे वहाँ पर फेस्टिवल में फिल्म आने से इतने फ़ायदे होते हैं, हमारे भारत में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है और मामी होता है, फिक्की भी एक फेस्टिवल बड़ा होता है, फिर जागरण भी होता है जिसको आपने शुरू करवा। यहाँ के फेस्टिवल्स का कितना असर पड़ता है? कुछ भी असर नहीं होता। ये क्या कारण? शून्य। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिनेमा के जानकार लोग हैं वो फेस्टिवल के कर्ता धर्ता नहीं है। जैसे भारत सरकार ये मानती है कि सरकारी बाबू हर चीज़ का इलाज है। तो जैसे मान लीजिए कान फिल्म फेस्टिवल है, तो कान फिल्म फेस्टिवल का जो डायरेक्टर है थेरी फ्रेमो, उसको फ्रांस का राष्ट्रपति भी डिक्टेट नहीं कर सकता कि ये करो ये मत करो। और वो 95 से डायरेक्टर है। अब सोचिए 30 साल हो गए। उसी तरह बर्लिन का जो डायरेक्टर है, वेनिस का डायरेक्टर है, ये लोग सिनेमा के अपने अपने इलाके के दिग्गज लोग होते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोई, अब तो पहले तो IAS अफसर होते थे, अब तो इस सरकार में IAS की कोई वो नहीं, अब कोई भी किसी भी बाबू को ये सरकार कहीं भी बना देती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे सिनेमा को लेकर हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें जो बड़ी बड़ी जिनकी लिगेसी है, जैसे FTI है। FTI ने इस देश में 100 ग्रेट फिल्म मेकर पैदा किए हैं। उसी तरह से फिल्म्स डिवीज़न है। आपको पता है कि भारत का जो पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था वो फिल्म्स डिवीज़न ने शुरू किया था मुंबई में 1952 में। 26 फरवरी 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। फिल्म्स डिवीज़न का था वो। उसके बाद नेशनल फिल्म आर्काइव है, उसके बाद है। और आप किसको, उस चारों का हेड आप किसको बना देते हैं? कहीं भी किसी रेलवे सर्विस से जो आदमी स्टोर देखता था उसको आपने हेड बना दिया, और साल भर बाद उसको पता नहीं कि वो उस पास पोस्ट पर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्राइसिस सरकार में है कि जो प्रतिभाशाली है और जिसको जो काम आता है उसकी पोस्टिंग उस पोस्ट पर नहीं होगी। मैंने जैसे आपको मान लीजिए आप सैटेलाइट में बहुत अच्छा जानते हैं, आप स्पेस इंजीनियरिंग के जानते हैं, तो आपको आर्मी के घुड़साल का डायरेक्टर बना दिया जाएगा जी। कि आप घोड़े की देखभाल कीजिए,
ये सरकार में होता है। इसलिए हमारे फेस्टिवल की कोई औकात है, जबकि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, करीब करीब हम करोड़ों रुपए के अवार्ड्स देते हैं, उस अवार्ड की कोई कीमत नहीं है, उस फेस्टिवल की कोई कीमत नहीं है। उसका एक ही थोड़ा सा लाभ हुआ है, और वो पहले थोड़ा अच्छे लोग थे और वो लोग जानकार लोग थे, तो कि पहली बार 1952 में, जबकि इंटरनेट नहीं था, डीवीडी नहीं थी, पेन ड्राइव नहीं था, तो पहली बार हिंदुस्तान के फिल्मकारों ने इंटरनेशनल सिनेमा देखा। यानी कि जो बाइसिकल थीफ थी, जिस एक फिल्म ने, इटली के विटोरियो डे सिका की फिल्म है, इस एक फिल्म ने दुनिया भर में 500 बड़े फिल्मकार पैदा किए हैं, बाइसिकल थीफ ने। वो बाइसिकल थीफ 1952 में यहाँ लोगों ने देखी। उसी तरह इस नए दौर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है शिंडलर्स लिस्ट, स्टीवन स्पीलबर्ग की। यही मुंबई में जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ, तो 93 में लोगों ने पहली बार शिंडलर्स लिस्ट देखी। तो ये एक काम हुआ है कि देश में सिनेमा को चाहने वाले, प्रेम करने वाले लोग हैं, वो उनकी परंपरा है कि गोवा फिल्म फेस्टिवल, अब तो गोवा में होता है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से इन लोगों को बहुत सारी उम्दा फिल्में देखने को मिल जाती है। यही उसकी सार्थकता है, और ये बड़ी सार्थकता है, नहीं तो ये सब कहाँ जाएंगे देखने। सर, आप तो सभी फेस्टिवल में जाते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल और नाट्य फेस्टिवल, इनके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। संजोग से संजय रॉय, नमिता गोखले और विलियम डारलिंपल की मैं बड़ी कदर करता हूँ। उनका बहुत बड़ा प्रेम है कि वो मुझे 13 सालों से होस्ट करते हैं वहाँ, मुझे देखने का मौका देते हैं, लिखने का मौका देते हैं। तो वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें 2 लाख से 3 लाख जनता की भागीदारी होती है, और वो केवल पैसे से नहीं होता। हालांकि 7 से 10 करोड़ उसका बजट है, वो कम नहीं होता है, यहाँ साहित्य में तो इतना नहीं होता, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्लानिंग से होता है। जो उनके सत्रों के नाम, जो पार्टिसिपेंट्स, जो कुछ उसके जो होते हैं, और अब जेएलएफ एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। अब अमेरिका के कई शहरों में, मैं पिछले 3-4 सालों से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में भी मैं होता हूँ, जो करते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के सहयोग से। तो वो इंटेलेक्चुअल, और इंग्लैंड में और बाहर, दुनिया के बाहर के देशों में ना टिकट होते हैं, मतलब 2000 रुपये का टिकट होता है, तब आप एक दिन उसको देख सकते हैं। तो वहाँ सारे जो विदेशी लोग हैं वो टिकट खरीद कर हॉल भर देते हैं, जगह नहीं मिलती सुनने के लिए। अरे मैंने वहाँ मैं अपने यहीं बॉम्बे के थे, माधुरी में एक काम करते थे पुराने जर्नलिस्ट राकेश माथुर, आजकल लंदन में सेटल हो गए हैं। तो राकेश माथुर के साथ मैं गया था अरुंधति राय के प्रोग्राम में। उनका जो दूसरा नावल था, हाउस ऑफ अप्रूव्ड मिनिस्टर या कुछ ऐसे कुछ था, नाम ठीक से नहीं याद आ रहा है, उनका दूसरा नावल था। तो उस पर एक प्रोग्राम था उनका, और मैंने देखा 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी ब्रिटिश लोगों की, जो किताब खरीद कर साइन कराने के लिए लगी हुई थी। तो लंदन में पढ़ने लिखने का कल्चर है ना, इसलिए वो लिटरेचर का हो गया। थिएटर में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल हिंदू दुनिया में होता है, वो 2 जगह होता है। एक तो स्कॉटलैंड के एडिनबरा में होता है, जिसको एडिनबरा फेस्टिवल कहते हैं, फ्रिंज फेस्टिवल कहते हैं उसको। उसमें 5000 प्लेज होते हैं, 5000, और उसमें कोई एक जगह और ऑडिटोरियम नहीं होता, पूरे शहर में वो फेस्टिवल होता है। जिसमें हमारे यहाँ से एक बार संजोग से लुसिन दुबे को लेकर अरविंद गौर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और भी कई लोग जाते हैं। और दूसरा होता है फ्रांस में एक शहर है, एवियो कहते हैं, एविग्नॉन अंग्रेजी में कहते हैं उसको। वो कैन और पेरिस के बीच में एक शहर है, वहाँ पर होता है दुनिया का सबसे। भारत में केवल एक ही होता है, भारत रंग महोत्सव, जो 3-4 साल से हुआ नहीं है। वो इसको रामगोपाल बजाज ने शुरू किया था आज से 20 साल पहले, 22-23 साल पहले, 1999-2000 में। उसमें देश भर से और विदेशों से 110 नाटक होते थे, और वो सबसे बड़ा फेस्टिवल था थिएटर का। म्यूजिक का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। और तानसेन समारोह की एक खासियत ये है कि वहाँ आपने बड़े बड़े शहरों में क्लासिकल म्यूजिक के फेस्टिवल सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें वो बहुत एलिट का फेस्टिवल है क्लासिकल म्यूजिक का, आम जनता नहीं जाती। जैसे यहाँ मुंबई में यशवंतराव चौहान सभागार में हो या कहीं और हो, मान लीजिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कंसर्ट हो रहा हो, या जाकिर हुसैन का हो रहा हो, या बाकी लोगों का, तो वो एलिट जाती है। तानसेन समारोह में गांव का किसान, मजदूर और उस सब तन्मयता से बैठकर और वो सुनते हैं रात 12-1 बजे तक, और कई लोग तो उसी पंडाल में सो जाते हैं
जी गांव से आते हैं लोग। और जहाँ तानसेन का अपना जन्म स्थान है, बीहट कहते हैं वहाँ तो और आपको इस तरह के लोग ही नहीं मिलेंगे देखने में, सब गांव के लोग हैं और सब पगड़ी बांधकर और धोती कुर्ता पहने आपको मिल जाएंगे और तन्मयता से 4-4 घंटे क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं सभाओं में। तो तानसेन समारोह इस देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश सरकार करती है और उसमें सरकारी नियंत्रण बहुत ही मिनिमम होता है। उसमें जो कला परिषद है भोपाल में, उसके जो लोग हैं उनको आज़ादी है उसकी प्रोग्रामिंग की। जैसे इस समय अच्छा, उसमें कोई भी उस पद पर नियुक्त होता है तो वो अपनी परंपरा का ध्यान रखता है। उसी तरह क्लासिकल डांस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है खजुराहो नृत्य समारोह, जो अभी तक तानसेन को तो 100 साल होने जा रहे हैं और खजुराहो को 50 साल होने जा रहे हैं। तो पिछले 20 सालों से मैं इन दोनों फेस्टिवल्स का एक दर्शक रहा हूँ। तो वो फेस्टिवल है। और फाइन आर्ट्स का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल वर्ल्ड में होता है पेंटिंग का, वो वेनिस बेनाले कहते हैं। बेनाले मतलब 2 साल पर होने वाला फेस्टिवल, वो वेनिस में होता है। मैं वहाँ भी गया हूँ। वो दुनिया का सबसे बड़ा क्योंकि फाइन आर्ट्स तो अरबों का बिजनेस है ना उसमें। जैसे आप देखिए लुव्र म्यूजियम में आप जाइए तो वहाँ मोनालिसा की तस्वीर देखने के लिए जितनी भीड़ होती है, और पेरिस का लुव्र म्यूजियम आपको बताऊं कि जितना पैसा पेरिस के लुव्र म्यूजियम में टिकट की सेल से आता है वो आपके भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के कुल बजट का 10 गुना है। तो आप अपने देश की हालत सोच लीजिए इसी से कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के कुल बजट में जितना पैसा आता है उसका 10 गुना केवल यूरोप के एक लुव्र म्यूजियम के टिकट की सेल से आता है, एंट्री टिकट। उसी तरह वान गॉग का म्यूजियम है, मान लीजिए एम्स्टर्डम में। वान गॉग आपको पता होगा कि वो बहुत निर्धनता में थे और 7 दिन तक भूखे रहे, फिर उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा था। और वान गॉग की पेंटिंग 2009 में मैं लंदन में था उन दिनों, उनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है स्टारी नाइट, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस जमाने में साइंस ने ये इजाद नहीं किया था कि तारे गोल नहीं होते हैं, वो ऐसे 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 चक्राकार होते हैं, षडकोणीय, उस समय स्टारी नाइट में वान गॉग ने उस पेंटिंग में इसको डिपिक्ट किया था। यानी कि जो हमारा जो मास्टर आर्टिस्ट होता है वो अपने समय से आगे की बात अपनी कला में ले आता है। वो पेंटिंग कितने में बिकी? 17 लाख पाउंड में बिकी 2009 में, स्टारी नाइट लंदन में। तो फाइन आर्ट्स का वेनिस बिनाले होता है। हमारे इंडिया में फाइन आर्ट्स के 2-3 फेस्टिवल हैं जो दिल्ली में, एक तो ललित कला एकेडमी का होता है, वो करती हैं। दूसरा अभी एक आर्ट फेयर लोगों ने प्राइवेट सेक्टर ने करना शुरू किया है जो काफ़ी चर्चित हुआ है। ये हमारा बॉलीवुड में जैसे टेक्नीशियन हुए, कलाकार हुए, लेखक, निर्देशक हुए, ये हॉलीवुड की जो फिल्मों से प्रभावित होते हैं या अपना खुद कर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी पहचान बना सकें, ऐसा कुछ आगे चलकर होगा? 10 साल बाद अभी तो अंधेरा है चारों तरफ। उसकी वजह यह है कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता ना। तो क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है? एक तो एजुकेशन हो गया, एक जैसे अगर हमारे पुराने फिल्म मेकर हैं, वो पुराने फिल्म मेकर, उनमें एक एक्सीडेंटल अच्छी फिल्में बना दी है उन्होंने। अच्छा, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, ये एक्सीडेंटल सिनर्जी कहते हैं कि दुर्घटना बस प्रतिभा विस्फोट। अच्छा। जैसे आपको मैं 5 उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई, उसके बाद जीरो। के आसिफ ने मुगले आजम बनाई, उसके बाद खत्म। रमेश सिप्पी ने शोले बनाई, क्या बात, उसके बाद खत्म। कुंदन शाह ने जाने भी दो यारो बनाई, उसके बाद खत्म। रामगोपाल वर्मा ने सत्या बनाई, उसके बाद खत्म। बहुत अच्छी बात। तो ये क्यों है? स्पीलबर्ग के बारे में तो आप नहीं कह सकते। ये अभी जो यूरोप के 5 बड़े फिल्मकार हैं, तो ये इन लोगों ने जो फिल्में बनाई ना, जैसे एम एस सत्थू ने गरम हवा बनाई, उसके बाद खत्म। तो ये दीज फिल्म्स हैव बीन प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंटल सिनर्जी, जिसको मैं टर्म देता हूं एक्सीडेंटल सिनर्जी। इनमें प्रतिभा कुछ नहीं थी किसी में, ये बाई चांस है। उसी तरह से आप देखिए, और इससे बड़ा दुर्भाग्य, जिस मनमोहन देसाई ने 31 फिल्में बनाई, 32, उसमें से अधिकतर ब्लॉकबस्टर रही, उसको सुसाइड करना पड़ा ना। ये क्यों है? ये सारा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक ट्रस्ट बनाया है, सिनेमा इंडिया इंटरनेशनल ट्रस्ट,
जो अभी 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन मुंबई में मनाया गया, तो उसमें जो 100-150 लोग थे देश दुनिया के, तो उसमें उसको लॉन्च किया गया। उसका वजह ये है कि अभी हमारा देश बहुत आगे जा रहा है कुछ चीज़ों में। जैसे मेडिसिन में हम बहुत आगे हैं। अब देखिए, पूनावाला की वैक्सीन हमारी है ना, हमने पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया। और हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ बॉम्बे में इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं। ये क्यों हम आगे गए? क्योंकि हमारे पास आला दर्जे के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनसे पढ़कर हमारे नौजवान मेडिसिन में 100 देशों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। तो ये इंडस्ट्री बन गया है। साइंस में बैंगलोर का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो वर्ल्ड में बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, जहाँ से APJ अब्दुल कलाम आए। तो स्पेस साइंस में हम तरक्की कर रहे हैं ना, हम दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं, भेज रहे हैं ना। IITs हमारे जो 5 हैं मेन, उसमें हमने इंजीनियरिंग में तरक्की की ना। हमने कोंकण रेलवे बनाई, हमने मेट्रो बनाया, ये सब हम ही ने बनाया ना, इसलिए कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वर्ल्ड के नामी कॉलेजेज हैं। सिनेमा में और थिएटर में ये दोनों चीज़ें हमारे देश की एकेडमिक और शिक्षा व्यवस्था का अंग नहीं है, इसलिए हमारे पास प्रतिभाओं का अकाल है। मेरा निष्कर्ष है कि अभी भी भारत की जो बेस्ट प्रतिभाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं इस देश की, वो अभी फिल्म मेकिंग में नहीं लगी हैं। और जिन क्षेत्रों में लगी हैं उसमें वो कमाल का नौजवान कर रहे हैं काम। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं होती ना सिनेमा की। आप सोचिए, हमारे पास 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन 10,000 से कॉलेज एजुकेटेड आ रहे हैं आज की जो वेब सीरीज। वो एक अलग चीज़ है, वो सेल्फ लर्नेड लोग हैं और बहुत कम है। आप देखिए ना, 140 करोड़ के आप देश हैं। 140 करोड़ के देश में कितनी वेब सीरीज बनती है साल में? 4, 5, 10, 20। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है और उसमें एक FTI है जिसमें डायरेक्शन की 6 सीटें हैं, उसमें आधा रिजर्व कैटेगरी है। तो आप एक FTI से हमारे देश का काम नहीं चलता। हमारे हर स्टेट कैपिटल में FTI क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जब तक हमारे यहाँ, जैसे DOP के मामला मान लीजिए, DOP हमारे यहाँ, हमने कभी किसी डायरेक्टर और एक्टर के अलावा सिनेमा में 1000 तरह के काम होते हैं, हमने क्या उनको ट्रेंड करने की कोशिश की? हमने अच्छे आर्ट डायरेक्टर पैदा किए हमारे देश में, जो अच्छा आर्किटेक्चर वाला हो और डिजाइन कर सके। हमने अच्छे मार्केटिंग वाला कोई पैदा किया? हमने कहीं से भी जो एनिमेशन और फिल्मोग्राफी है उसका कुछ किया? DOP हमने कहीं बनाए? कहीं उसका आपने कहीं सुना होगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी में DOP का इंस्टीट्यूट हो? मुंबई यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ कुछ पढ़ाई होती है? नहीं होती। तो आप एक अनपढ़, गंवार, निरक्षर और मूर्खतापूर्ण लोगों की भीड़ से एक बहुत उम्दा वर्ल्ड क्लास फिल्म की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब आपको बताऊं, दुनिया के जितने बड़े फिल्म मेकर हैं, अच्छा एक बात और मान लीजिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड को लेकर भ्रम होता है। बॉलीवुड में सारे खान, सारे बच्चन, सारे कुमार, सारा कुछ जोड़ लें, 5000 करोड़ टर्नओवर से ज्यादा नहीं है ये खेल, केवल 5000 करोड़। आप जो ये एक्शन का और लखानी का जूते आप पहनते हैं, इसका 16 से 25,000 करोड़ टर्नओवर है। टेलीविजन इंडस्ट्री 80,000 करोड़ को क्रॉस कर गई है, टेलीविजन की, न्यूज और एंटरटेनमेंट की। तो उस देश में कहीं ट्रेनिंग की कोई जगह है क्या, बची हुई है क्या? एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कितने लोगों को लेता है? 26। 140 करोड़ में 26 लोगों की कैसे काम चलेगा? तो जब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, किसी को पढ़ना लिखना आता है यहाँ? पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री अनपढ़, गंवार, धोखेबाज, भ्रष्ट और व्यभिचारी लोगों से भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने पैसे को अवतार खुदा मान लिया है। आप बताइए कि वो अंबानी और अडानी हो सकता है कोई फिल्म बनाकर? नहीं हो सकता ना। तो फिर उसके पीछे क्यों भागना? आप प्राइम मिनिस्टर मोदी बन सकते हैं, फिर सिनेमा से जाकर और सांसद बनकर नहीं बन सकते। देखिए, यदि आपको पावर चाहिए तो आप पॉलिटिक्स में जाइए और सीधे पॉलिटिक्स कीजिए, जैसे ठाकरे ने किया, बाल साहब ठाकरे ने किया या शरद पवार ने किया। आपको यदि पैसा कमाना है तो आप बिजनेस कीजिए, आप रेस्टोरेंट की चेन खोलिए, जैसे कि कई पंजाबी लोगों ने किया है अमेरिका में और इंग्लैंड में। तो आप फिल्म बनाकर एक खा पी सकते हैं, बहुत अमीर नहीं हो सकते। और आपने अपने फिल्म के बहुत सारे लोगों को दिवालिया होते देखा है।
ये समीक्षक के रूप में, जो कि आजकल सारे स्टार्स वगैरह पेड भी होने लग गए समीक्षक, और सारे स्टार्स चाहते ही हैं एक्टर को समीक्षक कह देते हैं जरा संभाल लेना, इज्जत बचा लेना, कि मतलब 0 ना दे या 1 ना दे, 2.5 तो कम से कम स्टार दे दे। तो भारतीय फिल्म समीक्षक और विदेश, इनमें थोड़ा अंतर और आपके कुछ अनुभव? नहीं, देखिए विदेश में जो सबसे मुझे उन लोगों की संगत का अवसर मिला है जो इस समय विश्व के सबसे बड़े फिल्म समीक्षक हैं। इस समय जिनको मैं सबसे टॉप रेटिंग में मानता हूँ वो 92 ईयर्स के हैं। उनका नाम है डेरिक माल्कन। जब लंदन में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में जब उन्होंने अपना 92वां जन्मदिन मनाया ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने, तो इंग्लैंड की सारी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ मौजूद थी। 8 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले डैनी बॉयल, स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर, उसके बाद टेरी गिलियम, उसके बाद गुरिंदर चड्ढा, उसके बाद सारे लोग उसमें मौजूद थे और वहाँ के फिल्म क्रिटिक भी थे। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके चरण छूने का, उनसे बात करने का उस आयोजन में। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में किसी फिल्म समीक्षक का जन्मदिन आपकी इंडस्ट्री मनाए? नहीं। तो इसी से आपको उसकी हैसियत का अंदाजा है। इस समय जिस फिल्म समीक्षक को दुनिया फॉलो करती है उसका नाम है पीटर ब्रॉडशॉ। पीटर ब्रॉडशॉ गार्जियन के फिल्म समीक्षक है। तो जो वर्ल्ड में जो सिनेमा की 4-5 मैगजीन्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ के तो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी मैगजीन जो सिनेमा की है वो लंदन से निकलती है, उसका नाम है साइट एंड साउंड। वो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसकी पूरी एनालिसिस छाप देती। ईमानदारी 100% ईमानदारी से। उसमें कोई बॉक्स ऑफिस का चक्कर नहीं। एक तो मुंबई में सबसे बड़ा, मुंबई में करप्ट किया है किसी चीज़ ने तो बॉक्स ऑफिस ड्रिवन फिल्म समीक्षा ने। आप क्वालिटी के आधार पर किसी सिनेमा के बारे में बात करें ना, कि इस आधार पर कि कौन फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। मान लीजिए यदि जनता, गोदार की अभी डेथ हुई, गोदार दुनिया का बहुत बड़ा फिल्म मेकर था, जियां लुक गोदार, जिसने फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा को शुरू किया था 1659 में ब्रेथलेस फिल्म से, जिसने 2 बार ऑस्कर अवार्ड ठुकराया था, तीसरी बार ऑस्कर उसने एक्सेप्ट किया था। उतना बड़ा फिल्मकार, उसने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, हम लोग मुझे तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट उसका लगा था कान में, और कि यदि ये फिल्में लोगों को पसंद नहीं आती तो लोगों की प्रॉब्लम है, ये फिल्मों की प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो अपना मेंटल लेवल थोड़ा ऊंचा करे। तो दुनिया में कहीं भी बॉक्स ऑफिस ड्रिवन समीक्षा नहीं होती। तब इस आधार पर तो आप कागज के फूल को बकवास कर देंगे। तीसरी कसम को आप मानेंगे कि थर्ड रेट फिल्म है। मेरा नाम जोकर को आप फिल्म मानेंगे ही नहीं क्योंकि वो चली नहीं। तो यदि आप पॉपुलर इसमें जाएंगे कौन फिल्म चलती है कौन, उससे महानता तय नहीं होती कला में। हो सकता है कि कोई फिल्म अभी बने और 100 साल बाद उसका महत्व सामने आए, हो सकता है। जैसे तीसरी कसम आज कल्ट फिल्म मानी जाती है ना, गुरुदत्त की कागज के फूल कल्ट फिल्म मानी जाती है ना, राज कपूर की मेरा नाम जोकर कल्ट फिल्म मानी जाती है ना। तो ये कहां, तो मुंबई, पूरी की मुंबई करप्ट हो गई है इसी में। हर फिल्म समीक्षा यूट्यूबर कहता है ये चलेगी नहीं चलेगी, भाड़ में जाए चले और नहीं चले, एक डायरेक्टर का काम ये है कि चले कि ना चले। दूसरी चीज ये है कि भारत एक गरीब और निरक्षर देशों का, माने लोगों का देश है। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जी रही हो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी होती है देखने के लिए। तो मुंबई, तो वर्ल्ड में जो पहली मैगजीन है साइट एंड साउंड, दूसरी सबसे बड़ी मैगजीन है वो भी लंदन से निकलती है, उसका नाम है स्क्रीन इंटरनेशनल। तीसरी मैगजीन है हॉलीवुड रिपोर्टर, अमेरिका से निकलती है। और चौथी मैगजीन है वैरायटी। वैरायटी मोर एंड लेस फैशन और हॉलीवुड की मैगजीन है। और एक अखबार है, 3 अखबार हैं जो बहुत, 4 अखबार हैं जो बड़े मैटर करते हैं वर्ल्ड सिनेमा में। एक तो है गार्जियन लंदन का, दूसरा है इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून जो दुनिया के कई देशों से आता है, तीसरा है न्यूयॉर्क टाइम्स और चौथा है वाशिंगटन पोस्ट। ये अखबार बड़े लेवल पर, इसमें जो समीक्षाएं छपती हैं ये बहुत बड़ी समीक्षाएं होती हैं और उसमें समीक्षक को आज़ादी होती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी आजीविका उस फिल्म इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती। वो जिस अखबार के लिए काम करते हैं वो अखबार उनको सैलरी देता है। मुंबई में हो सकता है कि अधिकतर जो फिल्म समीक्षक हों उनकी आजीविका यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर्स और फिल्म उद्योग पर निर्भर करती है, तो उनके लिए ईमानदारी से बात कहना थोड़ा चैलेंज का काम है।
दिल्ली में ये नहीं है। दिल्ली में किसी फिल्म समीक्षक की कोई भी आजीविका मुंबई के प्रोड्यूसर्स और इन पर डिपेंड नहीं करती। तो जब हम लोग जनसत्ता में थे, नवभारत टाइम्स में थे, हिंदुस्तान में थे, हर जगह, तो हमें तो आज़ादी थी, हमें तो किसी एडिटर ने नहीं कहा कि ऐसे दो और ऐसे करो। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल और नेशनल की। और मेरा जो अपना रहा है और मैंने सारा काम हिंदी में ही किया है, इसके पीछे मुझे फ्रांस मुझे आइडियल देश लगा। और हो सकता है कि कुछ मामलों में मैं भारतीय जनता पार्टी का आलोचक हूँ, हो सकता है मैं कुछ मामलों में प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से सहमत न हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण दो चीज़ें हुई हैं इस समय। एक तो हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और हिंदी की प्रतिष्ठा कोई भाषाई वर्चस्व की बात नहीं है, ये देश के 80% जनता के लिए न्याय हुआ है, जो हिंदी भाषा में होने के कारण बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे, है ना। मैंने अंग्रेजी, मैंने आप अंग्रेजी को लेकर मुझे मान्य, मैं तो खुद अंग्रेजी माध्यम से मैंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री ली है 89 में, 91 में मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा अंग्रेजी में किया है। मुझे अंग्रेजी से कोई चीड़ नहीं, मेरा सारा रिसोर्स और सारा रेफरेंस अंग्रेजी में आता है। लेकिन क्या होता है कि आप मुंबई में एक अंग्रेजी का नकली वर्चस्व कायम है। मैंने आप किसी को बोल दीजिए कि अपने से 10 मिनट वो शुद्ध हिंदी बोल कर दिखा दे, जिस भाषा में आप फिल्म बनाते हैं आप वो भाषा नहीं बोल सकते, तो आप क्यों बनाते हैं? अच्छा, आप देखिए कि जैसे छोटा सा देश है ईरान, उसका एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक फारसी बोलता है ना। और उसकी फिल्में जो बड़े बड़े दुनिया में महान हुए फिल्मकार, माजिद मजीदी, जफर पनाही, असगर फरहदी, अब्बास किरोस्तामी, ये सब लीजेंडरी जो फिल्म मेकर हुए ईरान के, वो तो अपनी भाषा में हुए ना। उसी तरह आप मैंने और किसका मैं उदाहरण, जैसे जापान है, जापान में जो ये शॉप लिफ्टर फिल्म, उसको कान में बेस्ट अवार्ड मिला, फिर वो यहाँ दिल्ली में, यहाँ बॉम्बे में रिलीज हुई थी। उसका जो कोरेईडा हिरोकाजू, वो तो अंग्रेजी एक शब्द नहीं बोलता, अपनी भाषा बोलता है। कान में अवार्ड लेते हुए उसने अपनी भाषा बोला, इंटरप्रेटर था उसके साथ। उसी तरह से ये बॉन्ग जून हो, जिसकी पैरासाइट फिल्म ऑस्कर में 4 अवार्ड जीती, हिस्ट्री में 4 अवार्ड मेन में कैटेगरी में मिली, तो उसने तो अपनी साउथ कोरियन लैंग्वेज में बात की ना। तो यहाँ आप इस 100 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में आप एक अंग्रेजी की कोई बहुत उम्दा मतलब कलात्मक दृष्टि से बहुत महान और पॉपुलर मतलब ब्लॉकबस्टर कोई एक फिल्म का नाम मुझे बता दीजिए अंग्रेजी की, अपवादों को छोड़कर, एक्सेप्शंस को छोड़कर। 100 साल में यदि अंग्रेजी इतनी जरूरी है और अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता, तो आप एक फिल्म बनाकर दिखाइए ना अंग्रेजी में ऐसी, आपको किसने रोका है? उसी तरह से थिएटर में बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, लेकिन वो अपना ब्रोशर अंग्रेजी में छपवाते हैं, उनको रिव्यू अंग्रेजी में चाहिए। क्यों भाई? आप एक अंग्रेजी का, मुंबई में इतना बड़ा थिएटर होता है ना, थिएटर का बहुत बड़ा मार्केट है मुंबई, एक अंग्रेजी का कोई क्वालिटी में महान नाटक और एक पॉपुलैरिटी में महान नाटक, दोनों अंग्रेजी का दिखा दीजिए। नहीं, हम जैसे हमारी संस्था है, हम कई बार यहाँ पर समारोह में और जब से कुछ होते हैं कार्यक्रम राइटर एसोसिएशन के, हम ये बात कहते हैं लेखकों से, बड़े बड़े लेखकों से, कि आपको हिंदी सिनेमा ने पैसा दिया, प्रसिद्धि दी, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आप देवनागरी में क्यों नहीं लिखते हैं स्क्रिप्ट, रोमन में क्यों लिखते हैं? तो वो कहते हैं हमको बहुत ईजी पड़ता है वगैरह वगैरह। गलत बात। फिर हम दूसरी बात कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, ऐसे कुछ कलाकार हैं जो देवनागरी में ही स्क्रिप्ट मांगते हैं, उन्होंने दी जाती है। और दूसरे कुछ कलाकार हैं जो चाहते हैं कि हमें देवनागरी में स्क्रिप्ट मिले, लेकिन निर्माता निर्देशक उन्हें देते नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार नहीं हैं। और उनकी ये कहना है कि हमारी जो अभिव्यक्ति है वो हमको उसी अपनी भाषा में ही हम अच्छे नहीं। आप सोचिए कि मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कि पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में 2.5 लोगों को अंग्रेजी आती है। एक शेखर कपूर को आती है, एक श्याम बेनेगल को आती है, और आधा अमिताभ बच्चन को आती है। इसके अलावा कोई भी फिल्म का आदमी बताइए जिसने अंग्रेजी में पढ़ाई की हो, मास्टर डिग्री ली हो। मैंने अंग्रेजी आने का मतलब है कि आपने MA किया हो ना अंग्रेजी में कम से कम, तभी तो आप अंग्रेजी के बिना नहीं जी सकते। आप 10वीं पास कॉन्वेंट में हो जाएं तो ये आप अंग्रेजी का कैसे हो गए? आप तो एक मजदूर हुए ना। तो आप मजदूर हैं एक्चुअली पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, और आप कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी से केवल हिंदी नहीं आती। इससे बड़ा पाखंड तो इस दुनिया में कहीं नहीं है।
दुनिया की किसी फिल्म इंडस्ट्री में जो कि, और एक बात और भी जान लीजिए, जो 5,000 करोड़ मैंने कहा, ये वर्ल्ड के टोटल बिजनेस का कितना परसेंट है? ओनली 0.5% है। यानी कि जो विश्व में सिनेमा का कारोबार है जो कई लाख करोड़ का है, उसका 99.5% रेवेन्यू और पैसा बाहर के सिनेमा जनरेट करते हैं। हम कहीं नहीं है सर उसमें। और फिर हमारा ये एटीट्यूड है कि हमें हिंदी नहीं आती। तो डूब मरना चाहिए उन लोगों को, और उन लोगों को ये सब छोड़कर अंग्रेजी में मैं तो कहता हूं कि भाई अंग्रेजी में फिल्म बनाओ। यदि आपको नहीं आती हिंदी तो अंग्रेजी किसने रोका है? तो आप एक ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर में सोचते हैं कि जो ये जनता है जो टिकट के पैसे कटाकर सिनेमा देखती है वो आपकी गुलाम है और आप शहंशाह हैं। कहाँ के शहंशाह? 2 कौड़ी के लोग हैं ये सब। सर ये 15-20 साल पहले जब मल्टीप्लेक्सेस के आने के पहले सिनेमा 2 धाराओं में था, जैसे एक कमर्शियल सिनेमा, एक पैरेलल सिनेमा। उस समय थिएटर भी नहीं मिलते थे इनको, सिंगल थिएटर में। आज ये दोनों एक ही हैं। तो इस समय जो दर्शक हैं उसकी भी सोच सिनेमा को देखने की बदली। देखिए, एक तो एक पूरा संक्रमण काल चल रहा है हमारे समय में इस समय, कि जो हिंदी सिनेमा के दर्शक हैं वो आमतौर पर पढ़े लिखे नौजवान नहीं हैं। ये मैं बात जिम्मेदारी से आज भी आज ही पहले थे वो। एक जो जैसे कि क्या होता है ना कि एक MS श्रीनिवासन ने सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट दिया था, थियरी ऑफ संस्कृताइजेशन, यानी कि हर छोटा तबका अपने से बड़े तबके से मूल्य ग्रहण करता है जीवन का और वैसा होने की कोशिश करता है। इसकी जड़ें सिनेमा की हिस्ट्री में वहाँ पर हैं कि जब यूरोप में सिनेमा आया, यानी कि दुनिया की पहली फिल्म जुलाई 1895 में बनी। लुमियर्स ब्रदर्स ने पेरिस के इंडे कैफे में उसको स्क्रीन किया। उसका नाम था वर्कर्स लीविंग द लुमियर्स फैक्ट्री। ये वर्ल्ड की पहली फिल्म है। तब से लेकर और आज तक सिनेमा के इतिहास में तो, लेकिन 1895 तक यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी थी। यूरोप के कई देश और अमेरिका के देश डेवलप हो चुके थे, यानी कि समाज में डेवलपमेंट पहले आया वहाँ भौतिक जी, और सिनेमा बाद में आया। तो वहाँ की फिल्मों में जो दिखा वो पहले से समाज में था और सिनेमा में वो बाद में दिखा। हिंदुस्तान चूंकि एक गरीब और निरक्षर देश है, तो यहाँ जब 1913 में सिनेमा आया तब तक हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो आप पाएंगे कि 1950 तक आते आते हिंदी सिनेमा में जो पहले चीज़ें सिनेमा में आई उसके बाद जीवन में आई। तो सबसे महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, फैशनेबल ड्रेस, हेयर स्टाइल, बंगले, स्विमिंग पूल, अच्छे अच्छे होटल और लोकेशंस, ये सबसे पहले सिनेमा में आए, उसके बाद जीवन में आया। तो ये संस्कृताइजेशन के कारण इस तरह से हुआ। तो अब उसके बाद 90 में जब ग्लोबलाइजेशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण देश खुलापन आया, तो हमारी बहुत सारी जनरेशन अंग्रेजी पढ़ने की ओर गई। अब अंग्रेजी उपलब्ध हुआ सारी जगह, ग्लोबल हुई दुनिया, इंटरनेट आया, सारे DVDs और गूगल और ये सिनेमा के बहुत बड़े बड़े यूट्यूब से लेकर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने। तो अब सिनेमा एक्सेस में आ गया आम आदमी के, टेक्नोलॉजी के कारण। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारी जनरेशन थी उसके नायक अमिताभ बच्चन थे। उससे पहले लोगों के राजेश खन्ना थे, राजेंद्र कुमार थे। बाद में जैसे आमिर खान, सलमान खान और ये सब हुए। आज के नौजवानों के नायक ये लोग नहीं हैं। आज कौन है? तो वर्ल्ड के 3-4 बड़े फिल्मकार हैं जो नई जनरेशन के हीरो हैं। सबसे बड़ी फॉलोइंग है, वर्ल्ड वाइड भी है, हिंदुस्तान में भी है। वो हांगकांग का एक फिल्म मेकर है, वांग कार वाई, जिसने प्रेम पर दुनिया की महानतम फिल्म बनाई है 2000 में। उसका नाम है इन द मूड फॉर लव। उससे बड़ी फिल्म लव पर नहीं बनी है वर्ल्ड में। दूसरा है क्वेंटिन टारंटिनो। तीसरा है जो मैक्सिकन है लेकिन हॉलीवुड का बड़ा फिल्म मेकर है, अलेक्जेंड्रो गोंजालेज इनारितु, जिसकी बर्डमैन को ऑस्कर मिला था। ये सब लोग जो हैं, मार्टिन स्कॉर्सेसे, ये सब लोग नई जनरेशन के रोल मॉडल हैं। तो सिनेमा बदल गया है।
इसलिए आप पाएंगे कि अगले 10 सालों में 2 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। एक तो जो ये मल्टीप्लेक्स और थिएटर हैं, ये 10 साल या 20 साल के बाद बहुत ही कम बच जाएंगे। सिनेमा आपके मोबाइल में और इंटरनेट में और इसमें आ जाएगा। दूसरा होगा स्टार सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। जो स्टारडम है ना, आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का अनुभव है आपको, ये कितने अहंकारी और नकचढ़े लोग हैं। ये इंसान है ही नहीं, लगता है कि ये पत्थर के बने हुए लोग हैं। लाखों रुपए लेते हैं, 45 मिनट ज़्यादा स्टेज पे रुकते नहीं है और उससे एक दिन मर जाते हैं अकेले। बीबीसी की रिपोर्ट है कि राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में अपने घर के पास में, बीबीसी की रिपोर्ट है, रेहान फजल की विवेचना में, आप देख लीजिए यूट्यूब पर है, कि बैठे रहते थे, कोई पहचानता नहीं था। एक दौर में जब अमिताभ जी का टाइम बुरा चल रहा था, मैंने देखा उनको कार्यक्रम में नहीं पहचानते थे लोग। तो आप अकेली मौत मरते हैं और ये पैसा आपके काम नहीं आता। सुनील दत्त बैंकरप्ट हो गए थे, अमिताभ बच्चन एक समय में हो गए थे। ये सब, तो ये जो मुंबई फिल्म उद्योग है ना, इसमें जो एक बात आप कहें, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ, चरित्र, संस्कार और व्यक्तित्व शून्य हो गया है। किसी में ये 3 चीजें ढूंढ कर ला दीजिए। एक बात सर, 2 बात आखिरी है जी। एक कहा जाता था बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ, हाँ। स्मॉल स्क्रीन इज स्मॉलर देन लाइफ। अब जैसे कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में सिनेमा मोबाइल पे आ जाएगा, हाँ। तो ये कहावत तो गलत हो जाएगी। हाँ, गलत हो जाएगी। सिनेमा बचा रहेगा, मैंने मल्टीप्लेक्स होंगे, हाँ। बड़ी स्क्रीन भी रहेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा इसमें आ जाएगा। मतलब हम इसको बिग स्क्रीन बिगर देन लाइफ, वो समय बदल गया है ना। पहले मनोरंजन का यही साधन था, लोगों के पास टाइम बहुत हुआ करता था। जैसे धीरे धीरे प्रिंट अखबार आउटडेटेड हो रहे हैं ना, आप देखिए ना, सारे अखबार आपके मोबाइल में आ गए हैं। अब अंतिम प्रश्न सर जी, कि साहित्य और सिनेमा, जो विदेश के, जो शेक्सपियर के नाटकों में कई फिल्में बनाई और उपन्यासों पर बनती और बहुत अद्भुत बनती और वो अविस्मरणीय बन जाती, हमारे भारतीय लेखक या उनके उपन्यास या उनकी कृतियाँ उस तरह से जो कालजयी नहीं हो पाती हैं क्या? कुछ फिल्में हुई हैं, कुछ उपन्यास बनी है। देखिए, उसमें कारण फिर वही है कि जब हमारे फिल्म उद्योग में अनपढ़, गंवार और 2 कड़ी के लोग होंगे, तो वो साहित्य समझेंगे ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे अच्छी फिल्म? अब किसने अच्छी फिल्म बनाई? मीडियम अलग अलग है ना सर। मीडियम है, लेकिन दुनिया भर में तो साहित्य पर अच्छी फिल्म बनी नहीं। आप बताइए कि बोरिस पास्तरनाक का नोबेल प्राइज विनर उपन्यास था डॉक्टर जीवागो, था ना, उस पर किसने फिल्म बनाई? हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक डेविड लीन ने बनाई। उसी तरह से जिस उपन्यास को आप सेंसेशनल मानते हैं, उसको भी नोबेल अवार्ड मिला। व्लादिमीर नोबोकोव का नोबेल है लॉलिता, इमेच्योर सेक्स पर है, उस पर 3 बार बड़ी फिल्में बनी। टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस पर बनी है। हेमिंग्वे भी नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं, उनका उपन्यास है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें भी हॉलीवुड की फिल्म बनी। हेमंत हेस्से का उपन्यास है जर्मन सिद्धार्थ, उस पर भी हॉलीवुड की फिल्म बनी आपके यहाँ भारत में 72 में, जब सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर लीड रोल में थे। तो और दुनिया में आज भी 70% जो सिनेमा बन रहा है वो लिटरेचर पर बन रहा है। जैसे गुलशन नंदा के उपन्यास वो एक पॉपुलर स्ट्रीम 12-13 फिल्में हाँ बनी है, लेकिन उसी तरह विजय दाऊ देथा पर भी बनी है। लेकिन उस दौर में उन जो प्रमुख साहित्यकार थे, गुलशन नंदा को साहित्यकार मानते नहीं थे, आलोचना करते वो थे। तो लुगदी साहित्य कहा जाता था उनका। तो क्या विदेशों में भी इस तरह से एक साहित्यकार की कृतियों पर अगर फिल्में बन रही और अच्छी भी, सफल भी हो रही, तो उसको इग्नोर या उसकी आलोचना करके उसको हटाया जाता है क्या? नहीं, इस तरह की वहाँ का क्या है ना कि वहाँ सेंसरशिप नहीं है, वहाँ विचारों की आज़ादी है और उस तरह से पढ़ा लिखा समाज है ना, उन्नत समाज है, तो वो खुद जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सरकारें वहाँ सेंसर नहीं करती। ईरान में भी इसी तरह के लोग, ईरान में है सेंसरशिप, लेकिन ईरानी सिनेमा दूसरे तरह का है। वो एक मैंने नो वायलेंस, नो सेक्स और हैप्पी एंडिंग उनका फार्मूला है। लेकिन सब सराहते हैं आज के युवा तो वो तो इसलिए कि वो, और टर्की के सीरियल बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय दुनिया में, और पाकिस्तान के सीरियल भी बहुत प्रसिद्ध हैं इस समय, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सारे 26 एपिसोड में कहानी खत्म कर देते हैं। तो ये इसलिए हमारे यहाँ बहुत कालजयी साहित्य पर फिल्में बनी हैं। जैसे बासु चटर्जी ने या बासु भट्टाचार्य में बासु चटर्जी ने सारा आकाश पर बनाई थी राजेंद्र यादव के उपन्यास पर, उसी तरह रजनीगंधा बनाई थी मनु भंडारी पर। उसी तरह से जो भारतीय भाषाएं हैं,
जैसे पंजाबी में गुरविंदर सिंह का मैंने नाम लिया, तो वो तो बरियाम सिंह संधू और गुरदयाल सिंह की कहानियों पर बनाई। उसी तरह से बांग्ला में सत्यजीत रे ने अपनी मैक्सिमम फिल्में वहाँ के साहित्यकारों पर बनाई। कन्नड़ में गिरीश कासरवली ने जो 14 बार 15 बार नेशनल अवार्ड मिला, मैक्सिमम फिल्में वहाँ के लिटरेचर पर बनाई। अडूर गोपाला कृष्णन ने मलयालम में अपने लिटरेचर पर बनाई। उसी तरह असम में लिटरेचर बनी। तो जो संजीदा श्याम बेनेगल की जो 2 महान फिल्में आप मानेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा और जुनून। जुनून रस्किन बॉन्ड का उपन्यास है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मी भारती की कहानी है। तो इस तरह से लोगों ने बनाई है जो कालजयी है। आज का जो युवा साहित्यकार है ना, अंतिम प्रश्न से ये मान लीजिए इनकी कुछ पुस्तकें आई, नौकरी भी कर रहे हैं, साथ साथ में पुस्तक आई, और 2 पुस्तकें आती ही इनके वेब सीरीज वाले ने राइट्स ले लिया, लाखों रुपए में राइट्स दिए। उसके बाद जब फिल्म बनती है तो उसमें उनको संवाद की भी जिम्मेदारी दे दी। तो कई जो युवा लेखक हैं उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और वो लेखन में आ गए, और जिनके उपन्यास काफ़ी थे वो भी सब राइट्स बिक रहे हैं। तो आज की तारीख में भारतीय उपन्यासकार बहुत बिकाऊ भी हो गया है और मजबूत भी हो गया आर्थिक रूप से। आप कितना सहमत हैं? नहीं, वो एकाध हुए हैं ना, कई हुए आप 140 करोड़ के देश को ध्यान में रखिए। आप कभी मत भूलिए कि आपके 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। जब आप उस विराट दृश्य को देखेंगे तो उसमें ये इक्का दुक्का उदाहरण सामने आएगा। जैसे में प्रतिशत होता है ये? विदेशों में 80% होता है। ओह, अच्छा। इक्का दुक्का नहीं है। विदेशों में इकोसिस्टम है ना। आप लंदन में कुछ मत करें, आप एक बार आर्ट और कल्चर में सीरियस काम करना शुरू करें, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, आपको सरकार से ग्रांट मिल जाएगी, आपको सोसाइटी देती है, आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट सपोर्ट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। हमारे यहाँ उस तरह का इकोसिस्टम हमने नहीं बनाया। हम मंदिर बनवाना चाहें उसके लिए सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, हम भजन कीर्तन करना चाहें उसके लिए मिल जाएगा, आप एक जागरण करवाना शुरू कीजिए, अपनी सोसाइटी में कितने चंदे मिल जाएंगे। लेकिन आप यदि कोई साहित्यिक गोष्ठी करने चलें तो आप तो अनुभवी हैं, आपको पता है कि क्या होता है। तो ये आप सोचिए कि हमारे देश में जैसे एक डेली क्राइम सीजन 2 जिस पुलिस के ऑफिसर ने लिखा, उसको किताब लिखने में 5 साल 10 साल लगे होंगे, उसको पब्लिशर से जो मिला रॉयल्टी और पेन मनी वो 3 लाख रुपये था। लेकिन डेली क्राइम्स 2 की जो वेब सीरीज की उसको मिला 30 लाख रुपए। बिल्कुल मिला। तो कहाँ 3 लाख कहाँ 30 लाख? तो ये दुनिया दूसरे तरह की है ना। लेकिन कितने लोगों के लिए ये रास्ते खुले हैं? आप 140 करोड़ के देश में 80% यदि हिंदी भाषी माने तो कम से कम 90-100 करोड़ का हिंदी समुदाय है ना। बिल्कुल है। तो 100 करोड़ में यदि 5 लोगों को ऐसा हो गया तो हम उसे उदाहरण कैसे मान लें? चलिए सर, धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे अजीत राय जी के विचार, और निश्चित रूप से 8 या 9, 10 जनवरी 3 दिन में से एक दिन सर का वक्तव्य रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।